Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे आज का जो आर्टिकल है आप लोगों का वो है एक तो हमारा यूनिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दूसरा हमारे पास फ्रीली फॉलिंग और फ्रीली फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट है। किस तरह से किसी जो बगैर हरकत करते हुए अशिया है ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। लेट्स स्टार्ट आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूनिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यूनिफिकेशन मतलब फोर्स का एक होना। क्या है? फोर्स का एक होना। जब फोर्स एक होगी तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सिंगल हो जाएगी और उस लिहाज से जो उसकी एम्प्लॉयमेंट है, जो उसके एक्ट करने का रिएक्शन है वो भी सिंपल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। उसको यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का आप लोगों ने पढ़ा था कि ये किस कदर वीक होती है। 10 पावर 17 ये हम लोग अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हुए हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रो यानी चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो, और मैग्नेटिक मैग्नेटिक मकनातीसी असर रखते हुए चार्जेस की जो कशिश है, इंटरेक्शन है, उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा था। तो इन दोनों को जब हम लोग इकट्ठा करेंगे एक सिंगल फोर्स अमल में आएगी जिसको आप लोग यूनिफिकेशन ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। Unification of the weak nuclear force electromagnetic force is also known as weak electromagnetic force। और ये वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगी जो वेरी हाई पावरफुल और हाई एनर्जी की मानद होगी। This theory that describes the two fundamental forces as a different manifestation of the same force। ये मुख्तलिफ किस्म की बनी हुई और मुख्तलिफ नेचर रखने वाली जो फोर्सेज है इनको इकट्ठा करने पर एक सिंगल फोर्स बनेगी और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, उसका इफेक्ट भी सेम हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट सेम हो जाएगा। दिस यूनिफिकेशन सजेस्ट दैट एट हाई इनफ एनर्जीज, ये आपके पास जो यूनिफिकेशन है ये शो करता है कि उसके पास कितनी ज्यादा एनर्जी हो गई है। हाई और लो कंबाइन हुई और उनका एक क्या कहते हैं सिंगल इफेक्ट, सिंगल रिजल्ट बन गया जो आपके पास यूनिफिकेशन की शक्ल में आ गया। The electromagnetic and weak interactions become indistinguishable। एक मखसूस कुव्वत और मखसूस शक्ल इख्तियार कर गया, फॉर्मिंग अ सिंगल इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन, जो एक सिंगल इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन की शक्ल इख्तियार करेगा। मुख्तलिफ किस्म से इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर बयान किया। आपकी बुक के ऊपर यूनिफिकेशन के बारे में कोई ड्रॉबैक्स या बैकग्राउंड जो डेफिनेशन का है वो नहीं दिया गया, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर लिख के बकायदा तौर पर बता दिया ताकि आप लोगों को समझ में हो, आपकी अकल में ये चीज आ जाए आसानी के साथ कि जो यूनिफिकेशन है वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो क्या है। Combining these forces is one of the biggest problem in the physics today। आज के दौर में जो फिजिक्स की सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन कैसे किया गया है। It will take a unified theory to be able to understand what happened at the instant of the Big Bang। ये वो थ्योरी है जो हमें बताएगी कि बिग बैंग के वक्त क्या हुआ था और वहां पर जो फ्रिक्शन उसके बाद की हुई वो हमारे पास किस तरह अमल में आई। ये वाली थ्योरी हमें उसके बारे में बताती है। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कि जिन्होंने इसकी प्रोडक्शन या कह दें इसकी क्रिएशन में काफी ज्यादा हद तक इन्वॉल्व हुए थे और उनको इनकी इस काम की वजह से नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। हम लोगों ने अभी अभी चीज की पढ़ी है कि सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सबसे बड़ी वजूहात है, बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर में फिजिक्स में, वो इनकी यूनिफिकेशन के किस तरह से एक वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके उसके फैक्ट को जमा किया गया। फिर ये हमें इस मुतल्लक भी बताती है कि किस तरह बिग बैंग थ्योरी का फिनोमिना हुआ था और उसके बाद की जो हमारे पास का फ्रिक्शन आई थी या उसकी कहानी आई थी। अब पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे
डॉक्टर अब्दुल सलाम विद सेल्डोन ग्लासो एंड स्टीवन विनबर्ग। ये दो ब्रोने मुल्क के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ इस टॉपिक के ऊपर, इस मौजू के ऊपर, यूनिफिकेशन के ऊपर काम इकट्ठे मिलकर किया, जिसकी वजह से वर अवार्डेड इन 1979, जिनको 1979 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया इन फिजिक्स फॉर देयर स्टडी कंट्रीब्यूशन टू द यूनिफिकेशन ऑफ द वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले तो ये है कि आपकी बुक में जस्ट इनकी थोड़ी सी थ्योरी दी गई है, बाकी ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं, इसको आपने लाजमी करना है। यहाँ पर जो उसने बताया वो ये कहता है कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम और जो दूसरे साइंटिस्ट थे सेल्डोन ग्लासो एंड स्टीवन वेनबर्ग, इन तीनों ने मिलकर इकट्ठे यूनिफिकेशन ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर काम किया था और उनको एक सिंगल फोर्स की शक्ल दी थी, जिसकी वजह से इनको 1979 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है, एज बोथ आर डिफरेंट बट थ्योरी मॉडल्स एक किस्म का मॉडल है, इसमें मुख्तलिफ फोर्सेस को मुख्तलिफ तरीके से कंट्रीब्यूट किया गया। ये आप लोगों के सब्जेक्ट में इतना खास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि जो थ्योरी मॉडल्स है वो इन दो फोर्सेस को आपस में इकट्ठा करने में ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल होता है। एज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फोर्सेस, ये दो एस्पेक्ट जो डिफरेंट है लेकिन एक्ट क्या करेंगे, सेम करेंगे। एक्ट क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो एक हो गई है, इसलिए उनका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, ये थी आप लोगों की यूनिफिकेशन ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद है आप लोगों का दूसरा टॉपिक, फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। एक आजादाना तौर पर पड़े हुए जिस्म पर जो फोर्सेस अमल करती हैं वो क्या है, उनकी कैटेगरीज को हम लोगों को देखना है। सबसे पहले आप लोगों को याद दिलाता जाऊं कि चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। फोर्सेस में हम लोगों ने दो किस्म की कैटेगरी पढ़ी थी, एक थी कंटैक्ट फोर्स और दूसरी थी नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स में हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी पढ़ा था, थ्रस्ट को भी पढ़ा था, ड्रैग फोर्स को भी पढ़ा था, टेंशन फोर्स को भी पढ़ा था। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोगों ने नॉन कंटैक्ट फोर्स में पढ़ा था। उसके बाद चार किस्म की जो फोर्सेस थी वो हम लोगों ने नॉन कंटैक्ट में, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। और जो दूसरी थे उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये फर्ज करें एक बुक है, इसको टेबल के ऊपर रखा गया हुआ है। क्या है ये, एक बुक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बुक है, इस बुक को हम लोगों ने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। टेबल के ऊपर ये बिल्कुल रेस्ट की हालत में, देयर इज नो मूवमेंट ऑन द बुक एंड देयर विल बी नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुक। जो बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो बिल्कुल आजादाना तौर पे है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। एट द स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि ये थोड़ी सी मूवमेंट में आ जाए, किसी डायरेक्शन को मूव करना स्टार्ट कर दे। लेट्स सपोज दैट जब हम लोग इसके ऊपर इस डायरेक्शन की फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा सा जो है ना इस डायरेक्शन को सिरक जाएगा, इस डायरेक्शन को हरकत करना शुरू कर देगा। वो किस वजह से है, वो आपके पास अप्लाइड फोर्स की वजह से। और वो जो अप्लाइड फोर्स है वो आपके पास दरअसल फ्रिक्शन की फोर्स है। क्या है ये, आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स है। फ्रिक्शन की फोर्स को जब हम लोग किताब के एक कोने में या एक साइड पर लगाएंगे तो वो थोड़ा सा फासला डिस्प्लेस करेगा आगे की तरफ। वो जो आगे की तरफ कर रहा है वो किसकी वजह से, फोर्स ए, एफ ए यानी अप्लाइड फोर्स। क्या है, एफ ए अप्लाइड फोर्स की वजह से थोड़ा सा आगे की तरफ। लेकिन जब रेस्ट की हालत में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है या बुक पड़ी हुई है टेबल, उसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस अमलकारी होती हैं। एक उसके ऊपर की तरफ अमलकारी होती है, उसको हम लोग एफ नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एफ नॉर्मल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स उसके नीचे की तरफ अमलकारी जिसको हम लोग एफ जी यानी ग्रेविटी की फोर्स कहते हैं। और प्यारे बच्चों जो ग्रेविटी की फोर्स होती है वो W इज इक्वल टू एम जी यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके वेट के इक्वल होती है। आजादाना तौर पर टेबल पर पड़ी हुई जो बुक है उसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस अमल कर रही है। एक नॉर्मल फोर्स है जो ऊपर की तरफ है और एक ग्रेविटी की फोर्स है जो नीचे की तरफ है। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स की समत में क्या करेगा, हरकत करेगा और थोड़ा सा फासला
डिस्कवर करेगा, और वो जो फासला डिस्कवर करेगा उस लिहाज से जब हम लोग फोर्सेस की दोबारा से मेजरमेंट करेंगे तो चार किस्म की फोर्सेस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। एक फोर्स ऊपर की तरफ जिसको नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं, एक फोर्स नीचे की तरफ जिसको ग्रेविटी की फोर्स कह रहे हैं, एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की अभी वो है फ्रिक्शन की फोर्स, और जिस फोर्स की बदौलत वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं वो क्या है आपके पास है, वो आपके पास उसकी अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, some external forces includes friction, gravity, normal force, drag tensile force in a string और human force pushing or pulling। ये डाटा आप लोगों के पास गिवन कर दिया गया है कि जो फोर्सेस हम लोग लगा रहे हैं या जिस फोर्सेस के लगाने के बाद वो कौन सी पोजीशन पर चला जाएगा। Suppose that a book is lying on the table where a force is applied on the book, it will move indicates are under the influences of the applied force। ये हरकत करेगा किसकी वजह से, वहां पर जो फोर्स उसके ऊपर लगाई जा रही है उसकी वजह से, उसके जेरे असर वो वहां पर हरकत करना शुरू करेगा। क्या करेगा, आपके पास वो हरकत करना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वाली एग्जांपल है उसमें क्या कहा जा रहा है, लेट्स सपोज दैट आपके पास एक फ्रीली बॉडी है, मूव कर रही है। क्या कर रही है, एक फ्रीली बॉडी है वो मूव कर रही है। किस तरह से, जब यहाँ पर ये स्लोप वाली स्पेस के ऊपर किसी चीज को रखते हैं, मैंने एक बॉक्स को रखा है, फर्ज करें आप लोग किसी बॉक्स को यहाँ पर रखते हैं और उसको यहाँ पर छोड़ देते हैं आजादाना तौर पर, तो वो क्या करेगा, इनिशियली नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्यों, ढलवान की वजह से, स्लोप की वजह से। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टे देयर, इसके पास ये मुमकिन तौर पर पॉसिबल नहीं है कि वो इस जगह पर रुक सके, तो वो क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए मूव करेगा नीचे की जानब, और जहां पर इसको एक जैसा लेवल या एक जैसी जगह मिल जाएगी वहां पर खुद को स्टेबल कर लेगा। फ्री बॉडी डायग्राम्स आर यूज्ड टू शो द मोशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो असल में क्या करती है, फोर्स, मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन शो करने के लिए आपके पास इस्तेमाल होती है। फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड एज एरो, एरो की मदद से हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज ये होगी एरो, वेयर द लेंथ ऑफ द एरो इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड, ये जो आपके पास लेंथ है ये उसकी मैग्नीट्यूड मकदार को जाहिर कर रहा है। साइज ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द एरोस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हिच द फोर्स एक्ट, और ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है। ये देखें आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, इसका जो वेट है वो नीचे की जानब mg, इसके एक साइड के ऊपर कौन सी फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फिर क्या है एक नॉर्मल फोर्स जो इसको और ग्रेविटी की फोर्स को बिल्कुल पुरस्कून रखने में मदद करती है। ठीक है, ये था बच्चे आप लोगों का आज का लेक्चर। तो ये था आप लोगों का बच्चे आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डायनामिक्स यानी चैप्टर का जो नाम है हमारा डायनामिक्स, उसमें यूनिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यूनिफिकेशन और फ्रीली फॉलिंग बॉडी को डिस्कस किया। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में हम लोगों ने देखा किस तरह से एक आजादाना तौर पर परी हुई मेज के ऊपर जो किताब है उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही है, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, ताकि वो खुद को बैलेंस रख सके। अगरचा हम उसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी, लिहाजा आपके पास वो पोजीशन भी चेंज कर देगी और आप लोगों को इस चीज का इल्म हो जाएगा कि इसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से वो अपनी पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन, नॉर्मली तौर पर वहां पर चार किस्म की फिर फोर्सेज होंगी। ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, नीचे की तरफ ग्रेविटी यानी कि जमीन की जो ग्रेविटेशनल की फोर्स है वो एक्ट करेगी, एक जो फोर्स अप्लाई की और उस अप्लाइड फोर्स की वजह से उसने हरकत की। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप लोगों ने बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से मिलेंगे। अभी तक आप लोगों ने प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।